आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डैन की एक ट्रेमेंडस फाइट की, जो होती है जीजी और ओ करुण के बीच में। अब ये जीजी कौन है और कैसे अचानक से ओ करुण की लाइफ में आता है और उससे तगड़ी फाइट करता है, आओ जानते हैं। जीजी मोमो का चाइल्डहुड फ्रेंड और लवर रह चुका है। ये वही लड़का है जो बचपन में मोमो को उसकी दादी के बताए स्पिरिचुअल एक्शन के लिए चिढ़ाया करता था। उसे लगता था कि मोमो कितनी पागल है जो भूतों जैसी चीजों पर विश्वास करती है। इधर अचानक ही वो उनके यहाँ रहने आ गया था। इस बात से ओ करुण थोड़ा दुखी था क्योंकि उसे पता चला कि मोमो का कोई लवर भी था जो आज अचानक ही उसके साथ रहने आ गया है। दरअसल ये बात मोमो भी नहीं जानती थी। इधर मोमो की दादी बताती है कि जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन उसके दोनों पेरेंट्स एक साथ हॉस्पिटल में भर्ती कैसे हुए। ये समझाते हुए जीजी मोमो को बताता है कि अब उसे भी स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। जिन बातों पर वो मोमो का मजाक उड़ाया करता था वो आज उसके सामने आने लगी हैं। कुछ सालों पहले वो और उसके पेरेंट्स एक नए घर में शिफ्ट हुए। पहले तो सब ठीक था, बट अचानक से कुछ दिनों बाद उसके घर में स्पिरिट्स दिखाई देने लगी। जीजी ऐसा प्रिटेंड करता था कि उसने वहाँ कुछ भी नहीं देखा। उसे बयां करना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन जीजी इस बात को अपने पेरेंट्स को बताता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। कुछ दिनों बाद वो दोनों ही बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में जीजी कुछ आत्माओं को भगाने वाले स्पिरिट मीडियम को बुलाता है, बट उनमें से कुछ अचानक ही सुसाइड कर लेते हैं। अब उस पर कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय मोमो की दादी के पास आने के। वो ही एक थी जो ये हैंडल कर सकती थी। इधर बात में मोमो कह देती है, टेंशन मत लो, मेरी दादी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। ऐसे में मोमो की दादी कहती है कि वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकती अंटिल की कोई स्पिरिट उनके इलाके यानी कोमी कोसी सिटी में हो, तो वो ये काम मोमो पर सौंप देती है। यहाँ इधर ओ करुण इस बात से दुखी हुए जा रहा था कि कहीं मोमो जीजी से प्यार में फिर से ना पड़ जाए, क्योंकि उसके मन में मोमो के लिए फीलिंग्स काफी बढ़ चुकी थी। अब अगर तुम्हें मालूम हो तो ओ करुण अपनी बॉल्स खो चुका है। इधर उन्हें एक स्पिरिट दिखती है जिसके पास एक गोल्डन बॉल थी। ऐसे में ओ करुण, जीजी एंड मोमो तीनों उसका पीछा करते हैं। जहाँ फर्स्ट टाइम जीजी को मालूम पड़ता है कि मोमो और ओ करुण दोनों के पास स्पेशल एबिलिटीज हैं। बाद में उन्हें मालूम पड़ता है कि ये स्पिरिट अपनी लवर से हमेशा ऐसे ही मिलने जाता है। प्यार की इस ताकत को देखकर ओ करुण एंड मोमो का दिल पिघल जाता है। इधर फाइनली जीजी डिसाइड कर लेता है कि वो ओ करुण एंड मोमो तीनों उसके घर जाएंगे, तो वो ट्रेन में बैठकर निकल पड़ते हैं जीजी के घर की ओर। इधर जीजी बताता है कि उनके गांव में एक बड़े स्नेक की कहानी बहुत पॉपुलर है एंड उसका 200 साल पुराना श्राइन भी है। अब आगे बात करते करते ओ करुण को रियलाइज होता है कि जीजी वो दूसरा बंदा है जिससे उसने इतनी खुलकर बात की है, वो भी एक दोस्त की तरह। इस बात से ओ करुण काफी खुश था। नाउ फाइनली वो जीजी के घर पहुंच जाते हैं। इधर मोमो काफी खुश थी क्योंकि उसे हॉट स्प्रिंग बाथ के सेंटर्स नजर आ रहे थे। जीजी बताता है कि इस जगह पर एक बड़ा ज्वालामुखी है जो कि लास्ट 200 साल पहले ही इरप्ट हुआ था। अब जीजी उन्हें अपने घर ले आता है। इधर आते ही ओ करुण को पहाड़ों के बीच कई लोगों की परछाई नजर आती है, बट वो उन्हें इग्नोर कर देता है। इधर घर में घुसते ही जीजी पूछता है, मोमो क्या तुम्हें किसी भूत का पता लगा? जिस पर मोमो बताती है कि नहीं, अगर यहाँ कोई स्पिरिट होती तो उसको अभी तक पता चल गया होता। नाउ जीजी को लगता है कि वो स्पिरिट यहाँ से चली गई है। इस पर वो काफी खुश होता है, लेकिन मोमो अपनी ही धुन में थी। वो वहाँ से भागकर हॉट स्प्रिंग की तरफ चली जाती है। नाउ घर में जीजी एंड ओ करुण अकेले थे। ऐसे में वो दोनों फुटबॉल खेलने लगते हैं। फुटबॉल खेलते दौरान ही दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वो दोनों ही मोमो से प्यार करते हैं। ऐसे में उनका फुटबॉल झगड़े में बदल जाता है, लेकिन ओ करुण की नजर जीजी के घर पर पड़ती है। उसे शक होता है कि दरवाजे के पास एक कमरा है, लेकिन घर के अंदर तो कोई रूम ही नहीं है। ऐसा क्यों? जब वो अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ सच में कोई दरवाजा ही नहीं था। ऐसे में उन्हें शक होता है कि इसमें कुछ लोचा है। वो इसे एक हथौड़े की मदद से तोड़ते हैं और जब वो अंदर देखते हैं तो वहाँ एक क्रीपी सा रूम होता है जहाँ काफी सारे चिट्स पड़े थे। इधर अचानक ही घर की लैंडलॉर्ड अपनी फैमिली के साथ जीजी के घर आ जाती हैं। इधर मोमो मजे से हॉट बात ले रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसी लैंडलॉर्ड की शक्ल के कुछ लोग उसी हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए आ जाते हैं। ऐसे में मोमो का उस हॉट बात से निकलना मुश्किल हो गया था। इधर वो मोमो से कहते हैं कि ये एक मिक्स्ड बात है जहाँ तुम एक नन्ही जान अकेली हो। वो मोमो से उल्टी सीधी बात करने लगते हैं। ऐसा कहकर वो मोमो की तरफ बढ़ने लगते हैं एंड पास आकर मोमो को पकड़ लेते हैं। उनका मकसद साफ था, बट मोमो की पावर उनका कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसे में अचानक ही वहाँ का सारा एरिया बर्बाद होने लगता है। इसे बचाती है हमारी टर्बो ग्रैनी जो चिप कर उनके साथ आ गई थी। इधर हमें जीजी से मालूम लगता है, इनकी लैंडलॉर्ड को जैसे ही मालूम लगा कि जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हो गए तो उन्होंने जीजी के रेंट को माफ कर दिया। इन्हीं की वजह से वो अब तक यहाँ पर टिक पाया है। इस फैमिली का नाम है कीतो फैमिली। इधर
कीतो फैमिली इस बात से गुस्सा थी कि जीजी उन्हें बिना बताए यहाँ से क्यों चला गया था। गया तो गया, वो अपने दोस्त को यहाँ क्यों लेकर आया। इधर हमें ये मालूम लगता है कि जो लोग मोमो को छेड़ रहे थे वो भी कीतो फैमिली के ही मेंबर्स थे जो अब यहाँ घर में थे। वो भी जीजी से यही सवाल पूछते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे, जिस पर वो सेम जवाब देता है कि वो ऐसे ही अपने दोस्त को मिलने गया था। इधर इस तरफ मोमो उसी स्नेक श्राइन की तरफ जाती है। ये वही श्राइन था जिसके बारे में जीजी ने उसे बताया था। अंदर जाकर मोमो देखती है कि वहाँ सांप की केंचुली पड़ी थी। उसने जैसे सुना था कि वो सांप बहुत बड़ा था, ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ का प्रीस्ट उसे यहाँ की डार्क रियलिटी के बारे में बताता है। वो कहता है कि गांव में एक मान्यता थी कि जब भी वॉल्केनो का दानव सांप भूखा होता था तो वॉल्केनो इरप्ट होता था। ऐसे में उसकी भूख शांत करने के लिए एक छोटे बच्चे को उसके लिए ऑफर किया जाता था ताकि वो सांप हमें ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। और यही रीजन है कि लगभग 200 सालों से यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ और इसीलिए हम लोग इस सांप की चमड़ी की पूजा करते हैं ताकि किसी और बच्चे की बलि ना चढ़े। अब फाइनली मोमो घर वापस लौटती है और जैसे ही घर में पांव रखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि कीतो फैमिली ने जीजी एंड ओकरुन को बड़ी बुरी तरह से पीट रखा था। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वही लोग थे जो सांप को बच्चों की बलि दिया करते थे। एंड अब उनकी ऑफरिंग ये तिल थे। इसे देखते ही मोमो उन पर वार शुरू कर देती है। वो उनकी फैमिली मेंबर्स को पकड़ पकड़ कर फेंकने लगती है। इतनी बड़ी संख्या में भी मोमो घबराती नहीं और किसी का मुंह तो किसी के गोटे सब फोड़ डालती है। और जब कोई काम नहीं आता तब उनकी हेड मोमो को जोर से लात मारती है जिससे वो उसी दीवार में जाके टकराती है और वो दीवार पूरी ओपन हो जाती है। इधर वो लेडी बताती है कि कीतो फैमिली 200 सालों से ग्रेट स्नेक के लिए ऑफरिंग लेकर आती है। तुम इस रिचुअल को बर्बाद नहीं कर सकती क्योंकि ये घर ह्यूमन सैक्रिफाइस का ऑल्टर है। ये वही जगह है जहाँ 200 सालों से बच्चों की बलि दी गई है। यहाँ अचानक ही वो जगह नीचे धंसने लगती है। मोमो बाहर निकलने की कोशिश करती है पर वो उसे बाहर नहीं आने देते। ऐसे में पीछे से धक्का देकर जीजी एंड ओकरुन उन्हीं के साथ एक बड़े गड्ढे में नीचे गिर जाते हैं। अब वो एक बड़े अंडरग्राउंड कमरे में आ चुके थे। इधर जीजी किसी स्पंज की जगह पर गिर जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये तो हिल रही है। उसे मालूम लगता है कि वो एक बड़ा अर्थवॉर्म होता है। ये वही सांप था जिसे यहाँ द ग्रेट स्नेक लॉर्ड के नाम से ऑफरिंग दी जाती थी। मोमो को समझ आ जाता है कि ये सांप नहीं बल्कि एक वॉर्म है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि इसे कुरागारी कहते हैं। ये एक मंगोलियन अर्थवॉर्म होता है जो लगभग 2 मीटर तक होता है। बट तो काफी ज्यादा बड़ा है। ये वॉर्म किसी का सगा नहीं है कि तो फैमिली के मेंबर को भी खा जाता है। ऐसे में ये तीनों एक घर के अंदर छिप जाते हैं। यहाँ अचानक से ही ओकरुन एंड मोमो अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। यहाँ वो वॉर्म भी उनके पीछे पड़ चुका था। वहीं अब ओकरुन एंड मोमो भी सुसाइड करने की कोशिश करे जा रहे थे। ऐसे में जीजी का उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो चुका था। इधर टर्बो ग्रैनी जीजी को बताती है कि ये हाल इनका साइकिक वेव की वजह से हुआ है। उस अर्थ वॉर्म ने इन्हें अपने वश में कर सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। इस पर जीजी पूछता है कि फिर वो अभी तक कैसे बचा हुआ है, उसे भी अभी तक उसके वश में होना चाहिए था। टर्बो ग्रैनी कुछ बताती उससे पहले ही पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो अर्थवॉर्म उनके मुंह के सामने आ जाता है। लेकिन उसी पल कुछ ऐसा हुआ कि वो अर्थवॉर्म रुक गया। उस अर्थवॉर्म को एक स्पिरिट रोके रखती है। ये वही स्पिरिट थी जिसकी वजह से ये पूरा कांड हुआ। लेकिन ये स्पिरिट जीजी को नुकसान पहुंचाने की बजाय उस अर्थवॉर्म से भिड़ जाती है। ये दोनों एक दूसरे की साइकिक वेव को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। ऐसे में फाइनली मोमो एंड ओकरुन को होश आ जाता है। इस स्पिरिट का नाम है इविल आई। इसकी साइकिक वेव से भी लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं। इधर ओकरुन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर उस वॉर्म को बीच से फाड़ देता है बट वो सडनली ही अपने आप को रीग्रो भी कर लेता है। लेकिन अभी भी ये बात सोचने लायक है कि ये स्पिरिट जीजी की मदद क्यों कर रही है। देखो, ये स्पिरिट जीजी को पकड़ उसकी आंखों में देखती है जिससे जीजी को रियलाइज होता है कि इविल आई उनकी हेल्प क्यों कर रहा है। तो ये कहानी इविल आई की है जिसे बचपन से ही एक बंद कमरे में रखा गया। उसकी आंखें सिर्फ बाहर जाके बाकी बच्चों के साथ खेलने को तरस रही थी, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। न खाने को खाना, न पीने को पानी। उसकी हालत ऐसी बना देता है। उस समय ये वही बच्चा था जिसे सैक्रिफाइस बनाया गया, जिसकी बलि चढ़ाई गई, जिससे सिर्फ बाहर जाके खेलना था। ये बच्चा उस दिन ज्वालामुखी की चपेट में आकर मारा गया। कुछ सालों बाद वही बच्चा एक घर में जाकर एक नए बच्चे से मिलता है। उस बच्चे के अलावा उसे कोई नहीं देख पाता। पर कुछ दिनों बाद ही उस अर्थवॉर्म के साइकिक वेव की वजह से उसके पेरेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। बाद में उस बच्चे को कीतो फैमिली एज ए सैक्रिफाइस अपने घर बंदी बना लेती है। उस समय का दर्द केवल ये बच्चा जानता था। ऐसे में वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिजिकल चीज छूना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। ऐसे में उसने उस बच्चे की बॉडी को टेक ओवर किया और बन गया इविल आई।
अब इविल आई जब भी किसी को सैक्रिफाइस बनता देखता है तो उनकी हेल्प करने आगे आता है। इधर जीजी उसी बच्चे के रूम के पास आता है जहां आज भी उसका स्केलेटन पड़ा था। उसकी ऐसी हालत देख जीजी की आंखें नम हो जाती है। जीजी से उस बच्चे की आत्मा कहती है कि उसे सिर्फ एक बार उसके साथ खेलना है, जिस पर जीजी कहता है कि वो चाहे तो उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए खेल सकता है। ऐसा कहते ही जीजी को इविल आई पजेस करने लगता है, जिससे जीजी ट्रांसफॉर्म हो जाता है इविल आई में। इविल आई में बदलते ही वो ब्रूटल इंसान बन जाता है जो अपने पंच से उस अर्थवॉर्म को बड़ा जोर का मुक्का मारता है। लेकिन जीजी की ये बॉडी सिर्फ उसी पर नहीं बल्कि ओकरुन एंड मोमो पर भी हमला करती है। इविल आई अपने पावर से मोमो को एक कर्स्ड हाउस में बंद कर देता है। ये हाउस उन लोगों की आत्माओं से बना था जिनकी बलि चढ़ाई गई थी। इधर इविल आई अपनी कर्स्ड बॉडी की मदद से उस अर्थवॉर्म के चिथड़े उखाड़ने लगता है। इधर हमें टर्बो ग्रैनी से मालूम लगता है कि इविल आई अपना टारगेट बड़ी सोच समझ कर चुना है, क्योंकि इस स्पिरिचुअल पावर को केवल एथलेटिक बॉडी ही होल्ड कर सकती है। नाउ इविल आई अपनी कर्स्ड बॉल से मोमो पर हमला करता है, जिसे रोकने के चक्कर में ही मोमो रह जाती है। इसका फायदा उठाकर इविल आई उसे साइड में बड़ी जोर का पंच मारता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ बुरा होता उससे पहले ही ओकरुन वहां पहुंचकर उसे रोक लेता है। इधर इविल आई उसे अपनी कर्स्ड बॉल से टारगेट करता है, लेकिन अभी लड़ने का समय नहीं था। ऐसे में ओकरुन मोमो को उठाकर वहां से भागने लगता है। इधर ओकरुन एक जगह रुककर मोमो को बताता है कि इन अर्थवॉर्म्स की एक कमजोरी है, वो है सनलाइट। उसमें जाते ही ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये रूम फुल्ली डार्क है, इसलिए इसका जिम्मा ओकरुन मोमो पर छोड़ता है कि कैसे भी करके इससे सनलाइट में लाना होगा। ओकरुन अपनी पावर से मोमो को ऊपर भेज देता है, लेकिन ओकरुन एंड इविल आई की फाइट स्टिल चालू थी। इविल आई फिर एक बार अपनी कर्स्ड बॉल से ओकरुन को फंसाने की कोशिश करता है, पर ओकरुन कैसे भी करके उसकी वार से बचता है। लेकिन उस बॉल की वजह से ओकरुन अनस्टेबल हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर इविल आई उसे जोर से हिट करता है, लेकिन स्टिल ओकरुन उससे फाइनल मूव से बच खड़ा होता है। इधर ओकरुन कुछ करता उससे पहले ही इविल आई उसे अपने कर्स्ड हाउस में बंद कर देता है। इससे बाहर निकलना ओकरुन के लिए काफी मुश्किल था। ऐसे में आई एम होम बोलकर इविल आई अपने ही कर्स्ड हाउस में घुसकर ओकरुन को पीटने लगता है, लेकिन इतना पीटने के बाद भी इविल आई का मुंह पकड़कर ओकरुन कहता है, तूने मुझे 3 तरीके से गुस्सा दिलाया। पहला, तूने मोमो को हर्ट किया। दूसरा, तूने जीजी को पजेस किया। और तीसरा, तूने मुझे गुस्सा दिलाया। ऐसा कहने के बाद ओकरुन उसी के घर में उसे ही जबरदस्त पीटने लगता है और जितने पंच उसने मारे उसकी डबल गिन गिन के बदला लेता है, जिससे फाइनली उसका वो कर्स्ड हाउस ब्रेक हो जाता है। बट इतने इमेंस राउंड के बाद ओकरुन का स्टेमिना खत्म हो जाता है और ओकरुन नीचे गिर जाता है। देखो, एक्चुअली यहाँ से भी इविल आई को संभालना मुश्किल था, लेकिन इस फाइट को कहीं ना कहीं ओकरुन जीत जाता है। अब आगे की कहानी जानने के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। मैं अगला पार्ट तभी लाऊंगा जब इस वीडियो पर 1K लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो गाइज, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय।